हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डीके सर, केसीटीसी सीतामढ़ी से। आज के टैली के क्लास में हम लोग जीएसटी बिल बनाने का सीखेंगे। इसमें परचेज वाउचर का इस्तेमाल करते हुए कुछ आइटम्स हम परचेज करेंगे, जहां पर जीएसटी रेट लगा करके कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। आज का सवाल है, केसीटीसी सीतामढ़ी हैज परचेज द फॉलोइंग आइटम्स from ABC Computers on credit for 10 days. Details are given below. गोडाउन सीतामढ़ी है, जहां पर सामान को खरीदेंगे और स्टॉक करेंगे। और आइटम्स है कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस। सभी के 10-10 आइटम खरीदे जा रहे हैं। सीपीयू का कॉस्ट 8,000 रखा गया, जिस पर 5% छूट के साथ सामान मिल रहा है। और सभी आइटम पर 18% जीएसटी एडिशनल लागू हो। मॉनिटर का कॉस्ट जो है 4,500 है, 5% डिस्काउंट के साथ। कीबोर्ड का 500 है और 5% जीएसटी, 5% डिस्काउंट के साथ। और माउस का 350 रुपये पीस के हिसाब से है, और इस पे भी 5% का छूट है। आइए देखते हैं किस तरह से इसकी हम एंट्री करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि परचेज की एंट्री की जा रही है, तो हमारे पास परचेज नाम का एक लेजर होना चाहिए। और एबीसी कंप्यूटर्स जो है, वो एक कंप्यूटर का शॉप है जहाँ से ये सामान मंगाया जा रहा है। और 18% प्रत्येक आइटम पर जीएसटी लागू हो। जीएसटी का कॉन्सेप्ट है। आइए पहले टैली स्टार्ट करें, फिर आगे हम लोग इस पर बात करें। केसीटीसी सीतामढ़ी नाम का कंपनी स्टार्ट कर लिया है, और इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या बना हुआ है, क्योंकि इसमें हमें कई तरह के लेजर बनाने पड़ेंगे। ये जो कंपनी है, इसमें बना हुआ कुछ भी नहीं है ना, सारी चीजें हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप एक लेजर बनाएंगे, किस नाम से? एबीसी कंप्यूटर्स के नाम से। और इसका अंडर होगा सन्ड्री क्रेडिटर। सेलर का जो अंडर होता है सन्ड्री क्रेडिटर होगा। 10 डेज का क्रेडिट पीरियड है ना। मेन रोड सीतामढ़ी हो गया एड्रेस, है ना। पैन नंबर, जीएसटी नंबर जो भी होगा सारा ऐड करके आप सेव कर लीजिए। उसके बाद परचेज नाम का एक लेजर बनाइए। अंडर परचेज अकाउंट रखना है, ठीक है। परचेज दो तरह की होती है। एक तो लोकल परचेज होता है, तो उसके लिए एक बनाएंगे आप। दूसरा इंटरचेज परचेज, इंटर स्टेट परचेज होगा, उसके लिए भी आपको लेजर बनाने होंगे। दो बन गया है। लेजर्स का काम हो गया है। अभी स्टॉक बनाना, और साथ में जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सीजीएसटी का भी हमें ये बनाना पड़ेगा। जो इस कंपनी में जो हमने खोला है, उसमें ये सब कुछ भी बना हुआ नहीं है, तो जीएसटी लगाना है। तो जीएसटी से रिलेटेड लेजर्स भी बनाने होंगे। कौन कौन सा बनाना होगा? एक सीजीएसटी का होगा। आपको ध्यान आना चाहिए कि जितने भी तरह के टैक्स वाले लेजर बनाएंगे, सब का ग्रुप नेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा। और F11 में जाके ये जो जीएसटी वाला लाइन है, इसको यस निश्चित रूप से कर लेंगे, भूलना नहीं है। तब जाके यहाँ जीएसटी का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद इसमें आपको
टैक्स का टाइप, तो सीजीएसटी एक तरह का सेंट्रल टैक्स है, इसलिए टैक्स टाइप में हम लोग सेंट्रल टैक्स लेंगे। परसेंटेज कैलकुलेशन, कितना परसेंट जीएसटी लगाना है, तो आपको तो पता है 18% लगना है, लेकिन इस लाइन में हम लोग जीएसटी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर जितने जगह आप, और ये सीजीएसटी एक पार्ट है टैक्स का, दूसरा पार्ट इसका एसजीएसटी है। मान लीजिए यहाँ पर 9% अगर हम लिख भी देते हैं, तो ये जितने तरह का बिलिंग करेंगे सब में 9% निकालेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जीएसटी का तो स्लैब 5 ठो है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसलिए यहाँ पर देने से बाकी सवाल में फिर वो गलत आंसर देने लगेगा, उसको हम जीरो रखेंगे। और हम लोग आइटम जब बनाएंगे तो उसमें जीएसटी रेट लगाएंगे, ताकि जब उस आइटम को खरीदे तो उस आइटम पर वो, चूंकि जीएसटी का रेट आइटम वाइज लगता है, तो इसलिए इस जीएसटी वाले लेजर में हम लोग रेट नहीं फिक्स करेंगे। हाँ, जब कैलकुलेशन होती है तो उसमें दशमलव के अंक भी आते हैं, उसको राउंड करने के लिए हम लोग इसमें एक नॉर्मल राउंडिंग ऑप्शन है, जिसका लिमिट 1 रखते हुए इसको सेव करें। फिर एस जीएसटी होगा, और ये हो गया एक तरह का स्टेट टैक्स, है ना। नॉर्मल राउंडिंग लेते हुए हम लोग लिमिट 1 करके सेव करेंगे। फिर इसी तरह से आईजीएसटी होगा, ये आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स कहलाता है। इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब कंबाइंड टैक्स, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इक्वल टू आईजीएसटी। इसको ऐसे रखते हुए हम लोग नॉर्मल राउंडिंग 1 करके एक्सेप्ट कर लें, हमारा ये तीनों बन गया है। अब हमें, आपको तो पता है हमें वाउचर टाइप भी बनाना होता है एक बार, तो यहाँ परचेज जीएसटी नाम का एक नया वाउचर टाइप बनाते हैं, जबकि अपने पास F9 से परचेज का एक रहता ही है टैली में पहले से, पर हमें जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए एक अलग से बनाने पड़ेंगे, जिसका अंडर में या टाइप ऑफ वाउचर में परचेज ही रहेगा, एब्रीविएशन में पीयूआरसी रहेगा, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक रखेंगे ताकि अपने आप आए, इसमें अलाउ नरेशन इन वाउचर यस रहेगा, प्रिंटिंग ऑप्शन को यस करें। इससे पहले वाला जो परचेस था उसमें नो था, तो सीधे एंट्री सेव हो जाता था, प्रिंट नहीं होता था, जिसको अलग से डे बुक में जाके एंट्री वापस खोल के कंट्रोल पी दबा के प्रिंट करते थे। और यहाँ पर हमें यस करने से अब एंट्री सेव होने के साथ साथ फिर प्रिंट भी ऑप्शन अपने आप खुलेगा। अब यहाँ परचेस का कैटेगरी होता है दो तरह का, एक तो लोकली आप परचेस करते हैं एक स्टेट के ही भीतर, किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा होता है कि हम दूसरे स्टेट से अगर परचेज करते हैं, तो फिर उसके लिए हमको लोकल परचेज नाम का एक अलग वाउचर का क्लास बनाना पड़ेगा, और एक इंटर स्टेट परचेज नाम का दूसरा क्लास बनाना हो, ताकि जब आप लोकली खरीद रहे हो तो कैटेगरी में चूज करें कि हम लोकल परचेज कर रहे हैं, क्योंकि परचेज जीएसटी वाउचर तो एक सिंगल आएगा, बट वो परचेज लोकली हो रहा है या ग्लोबली बाहर से हो रहा है, अदर स्टेट से हो रहा है, उसके लिए हम दो क्लास बना दिए हैं। एक क्लास का नाम लोकल परचेज जीएसटी, इसमें आपको मैंने बताया था कि एक्सक्लूड दिस ग्रुप एंड इंक्लूड दिस ग्रुप में क्या रखना है, एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पे लोकल परचेज सेलेक्ट करेंगे, इसको यस करेंगे, है ना, अल्टर में, और फिर यहाँ पर क्या लेंगे, लोकल परचेज टैक्सेबल होगा, सीधे परचेज टैक्सेबल, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या लेना है, सीजीएसटी, और फिर क्या लेना है, एसजीएसटी। लोकल परचेज के केस में ये दोनों टाइप का अलग अलग इसमें लिखा जाएगा, एंड देन ये सेव। अब आप लिखेंगे इंटर स्टेट परचेज जीएसटी, एंड ऑफ लिस्ट रहेगा, उसमें अब इंटर स्टेट ही लेंगे, इसको यस करते हुए उसमें इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल ले लेंगे, इसमें आईजीएसटी रख लेंगे। ये हम लोग पिछले क्लास तक पढ़े नहीं, जिसका यूज हमें हर हर वैसे ट्रांजेक्शन में जहाँ जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है ये बनाना पड़ेगा।
CGST SGST वाला और परचेज GST वाला। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में एक बार ये बन गया है तो दोबारा इसको फिर कभी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधे आप जैसे दो ठो लेजर बना, एक लेजर बनाए हैं ना उसका, ABC कंप्यूटर का, जिस जिस सेलर से खरीदेंगे उसका सिर्फ एक लेजर बनाएंगे बस। उसके बाद क्या बनाएंगे? स्टॉक। इस परचेज GST का कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है दोबारा, या CGST SGST का बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमने आपको इस सवाल में बताया। आइए देखते हैं, अब स्टॉक बनाते हैं। आपको तो पता है कि स्टॉक में सबसे पहले ग्रुप बनाना होता है। हम HP नाम का एक ग्रुप बनाते हैं कि हम जो कंप्यूटर ले रहे हैं वो HP कंपनी का है, अंडर प्राइमरी रहेगा, और इसको यस कर लेते हैं। अब इसमें एक नया चीज जुट गया है, सेट अल्टर GST डिटेल। देखिए, अलग अलग आइटम में अलग अलग अगर GST का रेट होगा सवाल के अंदर, जैसे आपका यहाँ दिया हुआ है कि सभी आइटम का एक ही GST है, तो फिर तो ये सारे एक ही ग्रुप का आइटम है ना? नहीं, एक ग्रुप का आइटम है, तो फिर अलग अलग क्यों GST बार बार सेट करें? एक ही बार ग्रुप में सेट करते हैं, और जब उस ग्रुप के अंतर्गत ये सब आएगा तो फिर ऑटोमेटिक सब पर सेम लागू हो जाएगा, बार बार सेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास दो रास्ते हैं। अगर यह आइटम वाइज, जैसे मान लीजिए माउस कीबोर्ड पर अगर कम है GST का रेट और मॉनिटर CPU पर ज्यादा है, तो फिर आपको आइटम में अलग अलग सबका सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी आइटम के समूह में एक ही तरह का GST लागू हो रहा है, तो फिर आपको समूह में ही GST लगाना है, आइटम में क्यों? क्योंकि सारे एक ही समूह के अंतर्गत आएगा, तो फिर आपको अलग अलग सेट करने से बच जाएंगे, समय आपका बच जाएगा। नहीं, और फिर आने वाला भी जो नया आइटम होगा जब उसके ग्रुप के अंडर में रखेंगे तो ऑटोमेटिक उस पर वो GST रेट लागू हो जाएगा। इससे आपका सुविधाजनक रहेगा। क्योंकि सब पर 18% है, इसलिए क्यों ना हम ग्रुप में ही सेट कर दें, आइटम में सेट छोड़ दें। तो इसमें ग्रुप में अभी तक जो है आपको ये ऑप्शन दिखता भी नहीं था। नहीं, क्योंकि GST का ऑप्शन तो नो करके रखे थे आप, लेकिन जैसे ही आप यस किए, अब ये GST का ऑप्शन आ गया, इसको यस करिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टैक्सेबिलिटी ऑप्शन में आप क्या करेंगे, ये आइटम टैक्सेबल है कि नहीं है ना? एक होता है एग्जाम्प्ट करना, अननोन का मतलब पता नहीं, है ना? एग्जाम्प्ट का मतलब छोड़ देना, छोड़ देना, है ना? और नील रेट का मतलब GST तो लगना है, लेकिन ये इस पर GST जीरो है। इसी के दूसरे आइटम पर फिर, जैसे आप देखेंगे कि टेलीविजन अगर आप खरीदते हैं, तो टेलीविजन अगर आप नॉर्मल छोटा साइज का लेंगे तो उसका GST जो रेट है वो कम लगेगा, 12% हो। लेकिन 32 इंच से ऊपर का लेंगे तो 18% लगेगा। 32 इंच से ऊपर का, 42 इंच, 52 इंच, यानी मैंने एक खास रेंज में आप जाएंगे जो 40,000 50,000 का होगा आइटम, तो उस पर GST रेट भी उसी हिसाब से लगेगा। आप 5,000 10,000 15,000 का लेंगे, अंडर 20,000, तो उसका रेट, GST रेट अलग लगेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग टैक्सेबल लेंगे कि भाई इसमें नील रेट नहीं है, ये एग्जाम्प्ट भी नहीं है, ये तो टैक्सेबल है, तो टैक्स लगना है, 18% टैक्स लगेगा, इसलिए हम लोग उस पर टैक्सेबल ले लेंगे, टैक्सेबिलिटी में। उसके बाद तब पूछ रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स कितना परसेंट होगा, बताइए उसका रेट। तो टोटल कितना लगा? इंटीग्रेटेड का मतलब कंबाइंड पूछ रहा है, तो कंबाइंड तो हमको पता ही है 18%। जैसे ही 18% लिखेंगे तो उसके नीचे दो लाइन है क्या, उसमें लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जैसे लिख के एंटर करेंगे वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। दो पार्ट, 9% और 9%। बच गया एक और, सेस टैक्स। ये क्या होता है? तो सेस टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो एक एडिशनल ड्यूटी के तौर पे इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट, कि अगर किसी प्रोडक्ट पर कोई रेट लगाया गया है लेकिन उससे अगर टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रहा सफिशियंट, तो वो एडिशनल चार्ज भी अप्लाई कर सकती है। जैसे इनकम टैक्स के बारे में हमने आपको बताया था कि इनकम टैक्स जो है उसमें जो टैक्स आप टैक्सेबल अमाउंट होता है आपका पे करने योग्य, उस पर फिर अलग से गवर्नमेंट 2% का सेल्स टैक्स लेती है। मान लीजिए आप अगर 10,000 रुपये टैक्स जो है आपको लग रहा है किसी इनकम पर, तो 10,000 का 2%, 2,200 रुपया जो है आपको
गलत बोल रहा हूँ ना? 200 रुपये ही ना होगा? 10,000 रुपये 2%, 200 रुपये होगा, तो 200 रुपया जो है आपको जनरली एडिशनल देना होगा, यानी 10,200 आपको पे करना होगा 10,000 की जगह पर। वो 2% आपका एडिशनल चार्ज है, वो हर किसी को उस तरह से देना होता है। लेकिन सामान में इस तरह का रूल नहीं है। सामान में जो एक बार टैक्स बता दिया कि 18%, तो 18% मतलब 18%। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहां पर जीएसटी के अलावा भी अलग से गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई करती है, जिसको बोलते हैं सेल्स टैक्स। ठीक है, वो स्पेशली किसी खास खास आइटम पर या सर्विस पर लागू होता है, ये सभी जगह लागू नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ शेष वाले पार्ट को हम जीरो रखते हैं कि हम इस पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं पे दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 18% सफिशियंट है। राधे, इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया तो समझिए आपका काम हो गया। अब आपको बनाना है कैटेगरी। तो कैटेगरी में क्या होगा? 104 कीज वाला है, यही ना होगा? या इसमें हम नॉर्मल लिख सकते हैं, एक मल्टीमीडिया लिख सकते हैं कैटेगरी। ये किसके लिए होगा? कीबोर्ड के लिए। माउस के लिए होगा PS2, और एक USB, और एक वायरलेस, यही ना? यही सब माउस का टाइप होता है, वायरलेस लीजिए, PS2 लीजिए, जो लेना हो लीजिए। एंड देन मॉनिटर के लिए मान लीजिए आपको 21.5 इंच, है ना, या ऐसा कर सकते हैं कि LCD, नहीं, CRT, CRT, दूसरा LCD, LED, है ना? हो, 3 तरह का मॉनिटर का टाइप होता है। एकदम ओल्डेस्ट मॉडल लेना चाहते हैं कि उससे थोड़ा नया, और फिर एकदम लेटेस्ट। एंड देन उसके बाद और क्या हो सकता है? I3, I5, है ना, I7, I9, यही लास्ट है। क्लियर है? तो अब मुझे लगता है कि सब बना लिए हम लोग कैटेगरी में। एंड देन यूनिट्स भी बना ही लेते हैं। PCS, अच्छा इसमें लिखना पड़ेगा PIECES, ये है, नहीं तो दो कर ही देते हैं। नहीं, एक यूनिट तो बहुत जगह यूज होता है, इसलिए दशमलव में जहाँ नहीं जरूरत होगा अपने आप नहीं लेगा, जहाँ जरूरत होगा तो लिखे रहेंगे तब तो लेगा, इसलिए 2 अंक दे देते हैं। अब यहाँ पर जो है यूनिट का काम हो गया है। गोडाउन अपने पास है कि नहीं जरा देख लेते हैं, इसमें भी नहीं है बना हुआ। सीतामढ़ी ले लेते हैं, हो गया। गोडाउन आपका क्रिएट हो गया है। अब हम लोग स्टॉक आइटम की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें I3, है ना, आप HP कंपनी का i3 CPU ले रहे हैं। इसको ग्रुप नेम क्या होगा? HP कंपनी का, है ना। कैटेगरी क्या होगा? I3, और 20 होगा। बाकी इसमें अगर आप वहां नहीं सेट किए होते तो यहाँ यस करते, ग्रुप में अगर आप यस नहीं किए होते तो फिर यहाँ सेट करते, यही नहीं यस करना होता। GST एप्लीकेबल के सामने तो एप्लीकेबल रहेगा ही, यहाँ यस करते तो फिर वही चीज आता। नील रेट चाहिए कि टैक्सेबल चाहिए, उसके बाद फिर वही कितना परसेंट इंटीग्रेटेड टैक्स होगा, सेम चीज यहाँ खुलता। चूंकि वहां सेट कर चुके हैं इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको नो ही रहने देंगे। इसमें कुछ करने की जरूरत, आइटम में सेट करने का कहीं जरूरत नहीं। आइटम को सेट करने की तभी जरूरत है जब अलग अलग आइटम पर अलग अलग GST, जैसे किसी का 5% है, किसी का 10%, किसी का 12%, जिसका जिस तरह का रेट है उस हिसाब से फिर आइटम वाइज करना होगा, फिर ग्रुप में लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? एक तो हो गया। अब मेरा मॉनिटर है, मान लीजिए 21.5 इंच का है,
तो इसका भी ग्रुप क्या होगा, HPA होगा, है ना। और ये हमारे पास एलईडी टाइप का है, सॉरी एलईडी टाइप का है, लेटेस्ट वाला पीस होगा। यहाँ भी हम कुछ नहीं करेंगे, जो जैसे है वैसे रहने देंगे। उसके बाद कीबोर्ड होगा, है ना। कैसा कीबोर्ड, HP कंपनी का। कौन सा कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड पीस में रहेगा, बाकी जो जैसे है वैसे ही छोड़ देगा। उसके बाद माउस हो गया, है ना, HP कंपनी का है। और हमारे पास USB टाइप का है, नहीं। चलिए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, इतना तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें बैक हो जाना, अब हमको फाइनली एंट्री करना है। कहाँ से करेंगे, वाउचर में जाएंगे। ये महत्वपूर्ण चीज, F9 प्रेस करेंगे तो अपने पास परचेज एंड परचेज GST दोनों आएगा। आप नींद ले रहे हो क्या, नहीं तो ऐसे क्यों बैठे हो? सीधा इंटर प्रेस करिए। उसके बाद लोकल परचेज कर रहे हैं तो ये लीजिए, है ना। भाई आप देखिए स्ट्रक्चर में आपको ये GST के साथ आ रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। आप जहाँ से सामान खरीदे होंगे उसका कुछ बिल होगा, और उसका जो बिल नंबर होगा वही यहाँ पे लिखिएगा। मान लो 012 लिखे हमने, उसने जो बिल दिया उस पर नंबर 12 नंबर था, उसका जो बिल का डेट था वो यहाँ लिखेंगे, और हमारा जो एंट्री का डेट है वो यहाँ रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारा जो डेट है इसके डेट के बाद का होना चाहिए हर हालत में, या उसके डेट के सेम में होना चाहिए। इसके डेट से कम ये नहीं होना चाहिए हमारा डेट, क्योंकि हमको बिल जब तक मिलेगा नहीं हम अपना एंट्री कैसे कैसे करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। दो डेट यहाँ आ रहा है, ये जो डेट है वो सप्लायर जहाँ से लाए हैं सामान उसका डेट रहेगा, और यहाँ पर जो डेट रहेगा राइट हैंड साइड में, ये वाउचर डेट हमारा अपना है, जिस दिन को हम एंट्री कर रहे हैं। जरूर नहीं कि हम आज खरीद के लाए और आगे बैठ के एंट्री कर लिए, कल परसों भी कर सकते हैं। कल परसों अगर करेंगे तो जिस डेट का एंट्री हो, जिस डेट में एंट्री करेंगे भाई। वैसे टैली में तो आप बैक, मान लीजिए आप परसों खरीदे थे तो इसको हम परसों ही के डेट में एंट्री मार देंगे, बिल का डेट देख के उसी डेट में एंट्री कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, डेट तो अपने हिसाब से है, F2 दबा के डेट बदल सकते हैं। तो जो डेट चूंकि दोनों में सेम दिखा रहा है तो हम इसको रहने देते हैं बस। उसके बाद यहाँ पे अब पार्टी का नाम है, माल कहाँ से लाए हैं, ABC कंप्यूटर से। उसका नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। पार्टी किस तरह से डिस्पैच किया उसका डिटेल डाल देंगे, डिस्पैच नंबर वगैरह, है ना। पार्टी का एड्रेस, फोन नंबर, GST नंबर। अब ये कह रहा है कि कौन सा आइटम खरीदे। चलिए, हम लोग CPU ले रहे हैं, तो अब आया आइटम एलोकेशंस फॉर CPU। किस गोडाउन में इसको स्टॉक करना है, सीतामढ़ी, है ना। कितना खरीद रहे हैं, 10 पीस। किस रेट से, 8,000, है ना। डिस्काउंट तो आया ही नहीं। F11 खुलेगा क्या, F11 नहीं खुलेगा। बैक जाते हैं, F11 पहले प्रेस करते हैं, और ये जो डिस्काउंट वाला ऑप्शन है उसको यस कर देंगे। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, अगर इस ऑप्शन को यस कर लेंगे तो क्या फायदा होगा, हो जाएगा, है ना। आप जरा गौर करिए, एक ही आइटम पर आपका काम हो रहा है कि नहीं। अभी डिस्काउंट मैंने नहीं लिखा तो 80,000 का सामान दिखा रहा है वो, 5% डिस्काउंट देंगे तो घट जाएगा। तो 80,000 पर 18% देखिएगा, तो 72,000 आपका टोटल GST कैलकुलेट हो गया खुद। CGST SGST पहले क्या आ रहा था आंसर में, 80,000 के जगह सीधे 80,000 ही आता था नीचे, लेकिन अब तो 94,400 आ रहा है। 14,400 रुपया आपको GST लग गया, नहीं। अच्छा, आइए उसको जरा डिस्काउंट भी देते, है ना। 5% डिस्काउंट भी तो है, 5% आया वो। अब 76,000 का हुआ, 76,000 पर GST क्या होगा। अब आप इसमें समझिए, अगर कोई दुकानदार 8,000 के रेट से बेचता है, तो 8,000 का रेट अगर लगाएगा सामान पर तो GST रेट भी ज्यादा हो जाएगा, और डिस्काउंट देगा तो GST रेट भी कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है, इसी तरह से ये तो एक आइटम के लिए हो गया, है ना।
अब दूसरा आइटम ले लेते हैं, मान लीजिए मॉनिटर ले लेते हैं। कहाँ रखनी है? सीतामढ़ी में। कितना ना? 4500, 5% छूट, ये ना। जीएसटी वाला बढ़ते जा रहा है, जीएसटी का अमाउंट बढ़ रहा है। फिर आइए कीबोर्ड की तरफ, कहाँ रखना है? सीतामढ़ी। कितना पीस? 10 पीस। किस रेट से? 500। कितना परसेंट? 5%। बढ़ रहा है ना। माउस कहाँ रखना है? सीतामढ़ी। 10 पीस, 350, 5%। देखिए आपका, आपका अगर नॉर्मल बिल बनाते तो 1,26,825 आता, लेकिन जीएसटी वाला बना रहे हैं तो ये अलग से CGST जीएसटी का अमाउंट आ गया। तो आपको इतना प्रिंसिपल में इतना जीएसटी जोड़ के कुल आपको कितना देना पड़ रहा है? 1,49,653 आपको पे करना होगा। इसमें 40 पीस आइटम। कहीं दिक्कत आपको कहीं समझने में? ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है। इसको आप आगे बढ़ाते जाइए। बिल, ई वे बिल डिटेल्स भी जनरली पूछा जाता है। माल अगर डिस्पैच किया जा रहा है तो किस कुरियर पार्टनर के थ्रू भेजा जा रहा है, कितना केजी का माल है, कितना पीस है ना। और गाड़ी नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर इत्यादि ये सब चीज यस करने से उस सब डिटेल मांगेगा। देखिए डिस्पैच फ्रॉम, मान लीजिए सीतामढ़ी से वो डिस्पैच किया है ना, और सीतामढ़ी में ही डिस्पैच भेज रहा है, तो किलोमीटर में लिख देते हैं 2 किलोमीटर। नहीं, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नाम मान लो हम लिख देते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टर ने अपना नाम रखा है अपना ट्रांसपोर्ट, है ना। एंड देन ट्रांसपोर्टर का आईडी मान लो AP या SIT 00123, ये कुछ उसका आईडी है ना। समझ आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर मोड कैसे है, तो रोड से ही भेजेगा वो, है ना। और व्हीकल नंबर BR30GF0123, ये उसका गाड़ी नंबर हो गया, जिस गाड़ी से वो हमें भेज रहा है ना। और रेगुलर है, हो गया। समझ में आया? ये भरने में कोई दिक्कत है नहीं, ये वे बिल आसानी से बन जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका 40 पीस आइटम का 1,49,653 रुपये का बिल बनेगा। इसको आप आइए, अभी चूंकि ये ड्यूज बिल है, इसमें तो बिल वाइज डिटेल आना ही है, तो इसमें न्यू रेफरेंस के साथ हम यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे नेम के पास बिल नंबर के अलावा हम उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिस पार्टी के द्वारा सामान हमें बेचा जा रहा है। नहीं, ABC _012, ABC जो कंप्यूटर है, ABC कंप्यूटर _012, ये उसका बिल नंबर हो गया, है ना। 10 दिन के करार पर ये हम लोग दे देंगे। जहां से माल खरीदते हैं उसका जनरली यहाँ पर नाम के साथ उसका बिल नंबर देते हैं, ताकि उस कंप्यूटर वाले का उस बिल नंबर पर इतना बकाया हमारे यहाँ हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। एक्सेप्ट करिए, नरेशन में होगा बिल परचेस कंप्यूटर एक्सेसरीज फ्रॉम कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट, है ना। ये हमने लिख दिया है। इसको क्या करेंगे आप यहाँ से सेव करेंगे। जैसे ही सेव होगा अपने आप प्रिंट का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से प्रीव्यू में जाके पहले देख सकते हैं
ये आपका बिल आ गया है, आया ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर वाइट आ रहा है ना पेज में, तो मुझे लग रहा है लैंडस्केप दिखा रहा है क्या? नहीं, ऑल्ट जेड से बहुत ऐसा हो जाएगा, इसको थोड़ा सही करते हैं। बैक होइए, कॉन्फ़िगर में जाइए, और कॉन्फ़िगर में जाके यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट, यस। यस हो गया। बैक जाइए तो जरा। फिर एक बार कॉन्फ़िगर में जाते हैं, तो इसमें जरा इसको बैक होते हैं, आप जरा चेक करिए तो क्या आ रहा है, कुछ फर्क हो रहा है क्या? अच्छा, लाइन उन नहीं था उसमें, नहीं लाइन वगैरह सजा के दे रहा तो ठीक ही है। चूंकि इसमें डेटा ज्यादा है, इसलिए इस तरह का दिखा रहा है, इसमें बहुत विस्तार से है ना। ये केसीटीसी सीतामढ़ी का है ना। इनवॉइस नंबर, ई वे बिल डिटेल भी इसमें आ रहा है, नहीं। हाँ, ये डिस्काउंट के साथ इतना हो गया, ये हो गया, और अलग अलग आइटम पर कितना कितना जीएसटी लग रहा है, वो सब अलग से भी जोड़ करके आपको दिखा रहा है। यानी अगर आप रो वाइज देखना चाहते हैं, भाई पर आइटम का जीएसटी के साथ कितना अमाउंट होता है, तो वो भी आपका इधर दिखा रहा है फ्रैक्शन में, नहीं। ये पूरा फ्रैक्शन में स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, सब चीज अलग से करके दिखा रहा है। कि नहीं भी दिखाता तो चलता, इतना से भी काम चलता, ये सब इतना लिखने का जरूरत नहीं। क्या, ऑलरेडी यहाँ पर ये सब है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है ना, ये दिखा रहा है कि भैया 18% लगा है, इसलिए 9-9% के हिसाब से सबका अलग अलग कैलकुलेट कर करके निकाल रहा है। इससे ये थोड़ा वाइड हो गया, इसको प्रिंट करने में हमें लग रहा है कि एक दिक्कत होगा। ये वाइड में बिल प्रिंट हो जाएगा, जबकि इसको टॉल में आना चाहिए, नहीं। तो बैक होते हैं, और एक बार फिर से मैं ज़्यादा ही बैक हो गया, इसलिए बिल ही बंद हो गया। कंट्रोल पी लिया, एंड देन इसमें जाइए और थोड़ा सा इसमें कुछ और देखते हैं। बैच डिटेल, डिस्काउंट डिटेल, अल्टरनेटिव क्वांटिटी, सीरियल नंबर, एडिशनल स्टॉक आइटम। हाँ, ये जो आ रहा है ना, शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, इसको आप नो करके बैक हो जाइए। अब हो गया सही? नहीं, आइटम वाइज जो जीएसटी डिटेल दिखा रहा था, सब कुछ लोग पूछता है ना किसमें कितना परसेंट लगा, डिटेल में बताइए। टैली में ये सारे प्रोविजन है कि आप कस्टमर के रिक्वेस्ट के हिसाब से जैसा चाहेंगे उस तरह का निकाल सकते हैं, लेकिन अब सब कस्टमर अपने अपने हिसाब से करते रहे तब तो हुआ। कंपनी एक एक फॉर्मेट बना लेती है, जिसपे अपना वो एक बिल का खाका तैयार कर लेगी, क्या क्या मुझे दिखाना है, एंड देन आफ्टर मौखिक उसको समझा सकता है। और ये नॉर्मली बिल रहता है। ये बिल आपको ऑल्ट जेड करके आप देखेंगे तो आपका जीएसटी के साथ है। ये आपका विदाउट जीएसटी है, और इतना आपको टैक्स लग रहा है, कुल मिला के इतना मेहनत करके आप मिलेगा। उम्मीद है समझ गया हूँ, है ना। तो इस तरह से बिल आप बना सकते हैं। अब हम आपको एक सवाल और बताते हैं। सपोज कि केसीटीसी सीतामढ़ी हैज इशूड ए चेक, है ना, ऑफ ₹1,49,653 अगेंस्ट पेंडिंग बिल ऑफ एबीसी कंप्यूटर बिल नंबर 012, नहीं। वो उसका जो बकाया है उसको भुगतान तो करना है। आइए उसको कैसे भुगतान करते हैं, ये एंट्री बीसी में देख लेते हैं। तो पहले तो हम ये जरा देखें कि हमारा जो बिल बकाया है एबीसी कंप्यूटर का हमारे यहाँ कितना है, और वो कैसे देखेंगे। जैसा कि आपने बताया, ये डिस्प्ले मोड सेटिंग में जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, और आउटस्टैंडिंग में यदि जाते हैं तो पेएबल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो एबीसी कंप्यूटर का ड्यूज दिखेगा। क्योंकि ये बिल हमें पे करना है एबीसी कंप्यूटर को, तो उसका हमें यहाँ पर आ रहा है 1,49,653 का बकाया हमारे यहाँ। क्या खरीदे थे, तो इधर इस सारे आइटम डिटेल में आ रहे हैं, इंटर मारने से सारा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, चलिए पेमेंट करते हैं। आप जानते हैं कि पेमेंट जब करना होगा तो सीधा वाउचर में जाएंगे।
है ना। और वाउचर में जा करके, अब ये तो परचेज जीएसटी का आ रहा है, हमें क्या करना होगा, F5 प्रेस करके पहले पेमेंट लेना होगा। पैसा किसको दे रहे हैं, एबीसी कंप्यूटर को, तो जाहिर है डीआर साइड में तो वही आएगा। एंड देन बिल वाइज डिटेल इसमें रहेगा कि भाई कौन सा बिल कितना बकाया। तो अगेंस्ट रेफरेंस जब लेंगे आप, तो अपने आप बिल दिखाएगा कि कौन सा आइटम और कितना। आइटम तो नहीं रहेगा लेकिन बिल नंबर के साथ अमाउंट दिखाएगा, यही अमाउंट है ना, ले लेंगे। टोटल अमाउंट पे करना है तो टोटल रखे नहीं रखे रहेंगे, नहीं तो मान लीजिए अभी आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आप इस अमाउंट को मिटा के यहाँ 1 लाख लिख सकते हैं कि अभी हम 1 लाख दे रहे हैं, तो 49,653 रिमेनिंग रह जाएगा नेक्स्ट ड्यूज में। हो सकता है ऐसा, फिलहाल हम 1 लाख नहीं बल्कि 100% पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए जो अमाउंट है रहने देते हैं। एंड देन आफ्टर बाई कैसे पेमेंट करेंगे, तो मान लीजिए 1 लाख रुपए का हम चेक दे रहे हैं, एसबीआई अकाउंट से 1 लाख रुपए हम डाल देते हैं, एसबीआई का हम 1 लाख रुपए का चेक डाल रहे हैं। चेक का नंबर वगैरह जो भी होगा दे देंगे, है ना। उसके बाद फिर और बचा हुआ राशि वो बाकी कैश दे दे रहे हैं, 49,653 रुपए का कैश, यानी कैश और चेक की मदद से आपका वो जो 1,49,653 का बिल था वो यहाँ नील हो गया, दिख रहा है एबीसी। आपको मैंने बोला कि आप इस तरह से मत बैठो, नींद आ जाएगा, आप सीधा बैठा करिए, है ना। आप गौर करिए, मैं जहाँ दिखा रहा हूँ एबीसी कंप्यूटर के नीचे करंट बैलेंस का ऑप्शन है, उसमें दिख रहा होगा पहले 1,49,653 था, लेकिन अब तो जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि आप बैंक और चेक मिलाकर वो पैसा पूरा भुगतान कर रहे हैं। इसको आप एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे लिखिए बीइंग पेड, है ना, बिल नंबर 012 ऑफ एबीसी कंप्यूटर बाय कैश एंड चेक, यही ना होगा। जो भी ड्यूज बिल है नंबर 12 एबीसी कंप्यूटर का, उसको कैश और चेक मिला के हमने भुगतान कर दिया है। इसको आप सेव, आपका ये एंट्री ये भी हो गया है। अब जरा एक बार आप जाइए डिस्प्ले रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में और पेएबल में, है कुछ नहीं है ना। इस तरह से हम लोग जीएसटी का बिल बना सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और उसका भुगतान भी कर सकते हैं। अब हमें ये जरा देखना है कि भाई माल स्टॉक में आया तो कैसे देखेंगे, मेरे पास कितना आइटम पड़ा हुआ है स्टॉक में, ये कहाँ से चेक करें। स्टॉक देखने के लिए हम लोग रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक समरी में जाते हैं, और इस स्टॉक समरी में हमें वो सारे दिखेंगे। पहले तो ये आपको ग्रुप वाइज दिखेगा, ग्रुप क्या है, एचपी, एचपी में कुल कितना आइटम है वो दिखा रहा है आपको, है ना, 40। और रेट जो है आपको एक एवरेज करके वो निकाल दिया है सारा का, टोटल आइटम का जो रेट है उसमें सीधे 40 से भाग दे दिया, और जो आया ऊपर आइटम का रेट एवरेज दिखा रहा है। बट अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वो क्या दिखा रहा है, उस ग्रुप में कौन कौन सा आइटम है, कितना किसका क्वांटिटी है, और पर आइटम डिस्काउंट करने के बाद रेट कितना हमें पड़ा है। यानी ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, खरीद मूल्य है, कितने का है, 1,26,825 रुपया। आप कहेंगे भाई हम तो पेमेंट किए 1,49,653, फिर ये 1,26,825 रुपया, तो बाकी पैसा, तो बाकी पैसा आपको अभी जो आप पे किए हैं वो गवर्नमेंट के लिए पे किए हैं उस सेलर को, ठीक है, जो इसका ऊपर वाला अमाउंट है ना। ये आपको सेल जब करेंगे तो फिर वो आपको कस्टमर के थ्रू इनपुट क्रेडिट के तौर पे वापस मिल जाएगा। जो मैंने आपको समझाया था पिछली दफा कि मान लीजिए आप 1.5 लाख में बेचे हैं, तो करीब करीब 24,000 के आसपास एक्स्ट्रा टैक्स दिए हैं आप, 1,26,000 ये है और 1,49,000 पड़ा, तो करीब करीब हुआ ना आपका,
हुआ ना, 23-24 हजार रुपया आपको पड़ा। ये 23-24 हजार रुपया आप एक बार टैक्स के रूप में दे चुके हैं। जब इसको आप सेल करेंगे, मान लीजिए आप 8-9 हजार के रेट में बेचेंगे, सपोज कि 9,000 के रेट में बेचते हैं, तो 26 हजार, 23 हजार, 24 हजार आप पे किए हैं। जबकि आप जब बेचते हैं, हो सकता है कि आप 30 हजार टैक्स वसूले। हो सकता है कि आप 30 हजार टैक्स वसूले कस्टमर से, क्योंकि आप रेट बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से जीएसटी का भी बढ़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मान लीजिए लगभग कितना, 6-7 हजार आप फाजिल जो टैक्स आप लेंगे किसी से, तो आपका टैक्स जो पहले पे किए थे वो क्रेडिट मिल जाएगा इधर, कि वो जो आप वहां दिए थे वो आप रख लीजिए, आपका पैसा है वो रख लीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट को एक ही बार ना टैक्स चाहिए, एक बार तो उधर ऑलरेडी ले चुकी है, एक ही सामान पर बार बार टैक्स नहीं लगना है। तो इसलिए यहाँ ये जो दुकानदार का पूंजी जो लगा था वो टैक्स वाला क्रेडिट के तौर पे, इनपुट के तौर पे मिल जाएगा। ऊपर वाला जो राशि होगा एक्स्ट्रा टैक्स जो वसूला है कस्टमर से, 7 हजार या 6,500, वो टैक्स इसको अब गवर्नमेंट को पे करना होगा, ताकि गवर्नमेंट का टैक्स टोटल 30 हजार होना चाहिए। फाइनली जब सामान बिका है तो 30 हजार टैक्स लेके बिका है, जिसमें से 23 हजार आपके माध्यम से पहले दिया जा चुका है खरीदते समय, और बेचने के बाद जो एक्स्ट्रा आया वो आपको फिर अलग से सेल टैक्स में जो है वो आपको दिखा के पे कर देना पड़ेगा। तो आपका पैसा तो 1,49,000 जो लगा था वो अपने हाथ में आ गया ना, प्लस जो एक्स्ट्रा में बेचे रेट बढ़ा करके वो भी प्रॉफिट आपको हुआ। तो आपको प्रॉफिट वाला पार्ट आपका होता है, टैक्स वाला पार्ट गवर्नमेंट का होता है। आ रहा है समझ में? इस तरह से होप कि आप समझ पाए होंगे सब लोग। हाँ, टैक्स के इसी तरह के अलग अलग सवाल को जानने के लिए बने रहें KCTC सीतामढ़ी चैनल। और हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस की भी सुविधा है, चल रही है बैचेस 8 से 9:30 में, और भी नए बैचेस का एडमिशन चल रहा है। जो भी कंप्यूटर में अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, टैली या किसी भी सब्जेक्ट पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, आके KCTC सीतामढ़ी से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।